Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. All right, Aisha, read this scenario and then we will proceed to the topic. मैम आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आप पढ़ें। मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, पढ़ें आप। A 42 years old male presented to emergency department with complaints of persistent fever, chills, and fatigue over few weeks. He has history of dental procedure recently. On examination, there is a murmur. What is the likely diagnosis? How will you investigate? How will you treat? ठीक है जी। तो आज जो है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है इसी से सिनेरियो से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि जो डायग्नोसिस है, कुछ जहन में आता है कि क्या डायग्नोसिस है? ये जो है बेसिकली एक केस है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, ठीक है ना। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का इस चीज से आप याद रखें कि इन्फेक्टिव मींस इट हैज समथिंग टू डू विद द इन्फेक्शन, and endocarditis means it has to do something with the endocardium. It has to do something with the inflammation of the endocardium, ठीक है। तो जो आपके पास एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी, दिस इज नोन एज एंडोकार्डाइटिस। अब चूंकि वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और दूसरी बात जो इसके अंदर है वो ये भी कि इन्फेक्शन का जो आपके पास क्लिनिकल फीचर होता है वो होता है फीवर, और अगर कोई वेल्व इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारे पास आता है मर्मर। तो इसी वजह से हम जनरली एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि एनी पेशेंट विथ फीवर हैविंग अ न्यू ऑनसेट मर्मर should always be considered as having infective endocarditis until proven otherwise, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है आपके पास फीवर की कंप्लेन के साथ आ रहा है, आपने एग्जामिनेशन की, आपको एग्जामिनेशन में मर्मर मिल रहा है, तो आप जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डिफरेंशियल हमेशा टॉप पर रखेंगे जब तक कि आप प्रूव ना करें कि वो फीवर किसी और वजह से है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोबायल इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वेल, द लाइनिंग ऑफ अ कार्डियक चैम्बर और ब्लड वेसल, और अ कंजेनिटल एनोमली। बोथ नेटिव एंड प्रोस्थेटिक वेल्व्स कैन बी अफेक्टेड। आपके चाहे प्रोस्थेटिक वेल्व्स हैं जो कि आप किसी भी वेल्व को रिप्लेस करते हो ड्यू टू एनी एनोमली, यानी कि प्रोस्थेटिक वेल्व हो गया या आपका अपना ही वेल्व है, दोनों की जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो उसको जो है हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लेबल करेंगे। आपके पास सबसे ज्यादा कॉमन कॉज जो है ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, वो कौन कौन सी है? वो कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकाई हैं एंड स्टेफिलोकोकाई हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके दो तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। एक ये है कि अगर वो आपको पूछें कि कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्या है, तो आप हमेशा टिक करेंगे स्टाफ ओरियस को। और अगर वो आपसे पूछें कि कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास सब अक्यूट के लिए क्या है, तो तब जो है आप टिक करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस विराइडेंस को। मतलब कि अक्यूट के अंदर स्टाफ ओरियस और सब अक्यूट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस विराइडेंस मोस्ट कॉमनली। तो ये जो है आपके दो एमसीक्यूज यहां से बन जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी इसकी तकरीबन ये है कि 5 to 15 केसेस पर 1 लाख पर एनम जो है इसकी एपिडेमियोलॉजी है। और मोर्टालिटी इसकी वेरी करती है। और इसके अलावा ये कि ये ब्रिटिश स्टडी इन्होंने की थी जिसमें उन्होंने ये देखा था कि जिन पेशेंट्स को रोमेटिक हार्ट डिजीज है उनमें जो है मतलब उसमें उन्होंने देखा था कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के जो पेशेंट्स थे उनमें 24% को रोमेटिक हार्ट डिजीज थी, 19% को कंजेनिटल हार्ट डिजीज थी, या कोई और कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी थी जैसे कि कोई कैल्सिफाइड एओर्टिक वेल्व है या फिर फ्लॉपी माइट्रल वेल्व है। मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कोई भी वेल्वुलर एनोमली होती है उनके अंदर जो है चांसेस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बढ़ जाते हैं। Then we come towards the pathophysiology. Infective endocarditis typically occurs at sites of pre-existing endocardial damage, but infection with particularly virulent or aggressive organisms such as Staphylococcus aureus can cause endocarditis in a previously normal heart. अभी आप देखें ये चीज यहाँ पर, अब जाहिर बात है स्टफ ओरियस हमने पढ़ा कि अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है और स्ट्रेप्टोकोकस विराइडेंस जो है सब अक्यूट करता है। अब जब भी किसी का नॉर्मल हार्ट होगा उसके अंदर एक ज्यादा वायरल
वायरलेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए इन्फेक्शन करने के लिए, उसको इन्फ्लेम करने के लिए। जबकि एक ऐसा हार्ट जो कि ऑलरेडी डिजीज्ड है, जैसे कि रोमैटिक हार्ट डिजीज है या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो उसमें तो लेस वायरलेंट ऑर्गेनिज्म भी होगा, वो भी एंडोकार्डाइटिस कर देगा। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि जो स्टाफ ओरियस है आपका, एक प्रीवियसली नॉर्मल हार्ट के अंदर एक एग्रेसिव ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है और एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। स्टेफिलोकोकल एंडोकार्डाइटिस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी ड्रग यूज। क्यों? स्टेफिलोकोकस एंडोकार्डाइटिस के ट्राइकस्पिड वाल्व को एक आईवी ड्रग अब्यूजर में क्यों इन्वॉल्व करेगा? इस वजह से क्योंकि जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो अपनी वेन्स में जो है ड्रग्स को इन्फ्यूज करते हैं। तो जो वेन्स है ये आपकी जाके थ्रू सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा जाके ड्रेन कहाँ होती है? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से वो जाती है राइट वेंट्रिकल में। तो इन दोनों के जो बीच का वेल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड। तो इसी वजह से जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उनके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइकस्पिड वेल्व का मरमर मिलता है, ज्यादातर टीआर का मिलता है और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का भी मिल सकता है। Many acquired and congenital cardiac lesions are vulnerable, particularly areas of endocardial damage caused by high pressure jet blood, such as ventricular septal defect, mitral regurgitation, and aortic regurgitation, many of which are hemodynamically insignificant. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके ज्यादातर जो एक्वायर्ड या कंजेनाइटल कार्डियक लेजन्स हैं, एक्वायर्ड में ज्यादातर रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है, ठीक है ना, या कोई कंजेनाइटल कार्डियक लेजन है, वो वल्नरेबल होते हैं आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म को की निडस बनने के लिए, क्योंकि वहां पर, और स्पेशली उन एरियाज में या उन केसेस में जहां पर हाई ब्लड प्रेशर जो है ब्लड का वो उधर ज्यादा जोर से आके स्ट्रक करता है। अब इन्होंने इसीलिए बात बोली है कि आप अगर रिस्क फैक्टर कंसिडर करेंगे तो वीएसडी करेंगे, एमआर करेंगे, एओर्टिक रिगर्जिटेशन करेंगे, और जो कि वैसे तो पेशेंट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई एमआर आ रहा है पेशेंट का या एआर आ रहा है, वो एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन ये जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो ब्लड इधर उधर इनकी रिगर्जिटेशन की वजह से, बैकवर्ड फ्लो की वजह से, इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जब वो बार बार वॉल्स पे लगता है, एंडोकार्डियम पे लगता है, तो उसमें एक शीयरिंग एंड टीयरिंग इफेक्ट आ जाता है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि द रिस्क ऑफ एंडोकार्डाइटिस एट द साइट ऑफ हीमोडायनेमिकली इंपॉर्टेंट लो प्रेशर लेजन सच एज अ लार्ज एएसडी डिफेक्ट इज मिनिमल। अब आपके एट्रियस में वैसे ही प्रेशर मिनिमल होता है, तो एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट प्रोन नहीं करता पेशेंट को टू डेवलप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। रादर आपका जो ये होता है वीएसडी हो गया, पीडीए हो गया, और इसके अलावा regurgitations हो गई। Infection tends to occur sites of endothelial damage because they attract deposits of platelets। कहीं पर भी डैमेज होता है, चाहे वो एंडोथीलियम को हो या एक्सटर्नली भी, अगर हमको देखते हैं स्किन पे कट वगैरह लगता है, तो वहां पर जो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है, प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से वहां फिब्रिन क्लॉट बनता है। तो जैसे अगर वो देखेंगे प्लेटलेट्स के हार्ट के अंदर को ही कोई भी जो है डैमेज आया, तो वो उस डैमेज को भी जल्दी से उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो वो वहां पर जाके एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। उस एग्रीगेशन की वजह से वहां पर क्या बनता है? फिब्रिन क्लॉट बनता है। अब ये जो फिब्रिन बनता है, वहां प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है, ये जो है जितने भी ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिज्म है उनको एक हाउस प्रोवाइड करते हैं कि वहां पर ये ग्रो करें। अब आपका जो वेल्व होता है वो रिलेटिवली एवस्क्यूलर होता है। अब ये है कि वो खुद तो एवस्क्यूलर है और फिब्रिन और प्लेटलेट एग्रीगेट आ गए उधर ऊपर से, तो जो है वैसे नॉर्मल आपकी जो आर्मी सर्कुलेट कर रही होती है ब्लड के अंदर, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करती है और जो है उसके खिलाफ या उसको इनगल्फ करती है या उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है उसको किल करने के लिए, तो वो ब्लड तो वहां जाएगा नहीं क्योंकि वो एवस्कुलर है। बाहर से भी जो अब हार्ट की जो एंडोकार्डियम को बाहर से जो ब्लड मिल रहा था, वो भी उसका जो है आपका फिब्रिन और प्लेटलेट जो क्लॉट बन गया वहां पर, उसने उसको छुपा दिया। तो अब वहां पर तो एक्सपोज प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स तो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम नहीं करते, तो उस तरफ से ब्लड से छुप गए ये प्लेटलेट्स और फिब्रिन की वजह से, और अंदर से उनकी अपनी कोई वस्कुलर सप्लाई है नहीं, तो फिर क्या होता है कि आपका ये जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर ग्रो करता है और फिर एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम्ड कर देता है।
When the infection is established, vegetation composed of organism, fibrin, platelets grow. अब जाहिर बात है एक इन्फेक्शन अगर हो गया तो आपका वो ऑर्गेनिज्म भी वहां मल्टीप्लाई होगा, फिब्रिन भी बढ़ता जाएगा, प्लेटलेट्स भी ग्रो करते जाएंगे और वो इतने लार्ज हो जाते हैं कि कभी कभी कि वो ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। एंड सम टाइम्स क्या होता है कि ये फिब्रिन क्लॉट जो है आपका वहां से टूट भी जाता है और वहां से टूट कर वो जाकर कहीं आगे फंस सकते हैं, तो इस एम्बॉलिक फिनोमिना की वजह से। Adjacent tissues are destroyed and abscesses may form. Valve regurgitation may develop or increase if the affected valve is damaged by tissue distortion, cusp perforation or disruption of caudae. और जो आपकी जाहिर बात है इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके वहां पर जो अफेक्टेड वेल्व है वो डैमेज होगा, वहां पर टिश्यू भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसकी वजह से जो वेल्व को होल्ड करने वाले कस्प्स हैं, उसके जो हाथ हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। उसकी वजह से जो वो नीचे से कॉर्डाई टेंडनाई से जो अटैच होता है वो भी रप्चर हो सकता है। तो मेनली आपका एक इन्फेक्टिव प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ वो फैल कर आपके एंडोकार्डियम को फिर उसके अलावा एम्बॉलिक फिनोमिना की वजह से वेरियस अदर प्लेसेस को डैमेज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एम्बोलस आपका एक इन्फेक्टिव एम्बोलस है राइट साइड ऑफ द हार्ट में बनता है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये जो है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट विल गो टू द लंग्स, तो वहां पर वो एब्सेस वगैरह बना सकता है। और अगर ये लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो ये सेप्टिक एम्बोलाई आपके ब्रेन में जा सकते हैं, किडनी में जा सकते हैं और इसके अलावा आपके जीआई में जा सकते हैं। तो वहां इतनी जगहों पर वो जो है सेप्टिक एम्बोलाई की वजह से एब्सेसेस बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स इस तरह से होता है कि जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से हो, ये फंगस की वजह से भी हो सकता है। एक एंटिटी हमेशा याद रखें कि एक एसेप्टिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी होता है और ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो वो जो है लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता एंड इट इज एसोसिएटेड विद एसएलई। ठीक है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के साथ लिपमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होता है। तो एमसीक्यू अक्सर इसी तरह से आता है कि एसएलई के साथ कौन सा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Mycotic aneurysms may develop in arteries at the site of infected emboli, and in fatal cases, infarction of the spleen and kidneys, and sometimes an immune glomerulonephritis may be found at postmortem. ये तो उन्होंने यहाँ पर postmortem findings लिखी हुई है कि अगर कोई पेशेंट है फेटल, मतलब बिल्कुल उसकी डेथ हो गई, तो आप पोस्टमार्टम में आपको पता चल जाए कि ये मतलब आप देख सकते हैं कि जो एम्बॉलिक फिनोमिना है इसकी वजह से आपको स्प्लीन की इन्फेक्शन भी मिल सकती है, किडनीज की इन्फेक्शन भी मिल सकती है और इसके अलावा आपको इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी मिल सकता है। मैक्रोबायोलॉजी में अगर देखें तो उन्होंने कहा ओवर 3/4 ऑफ द केसेस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कहाँ पर स्टेफिलोकोकस होगा और कहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ पर जो है एंडोकार्डाइटिस इन ओल्ड एज को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिम्टम्स एंड साइंस में बी नॉन स्पेसिफिक विद डिलीरियम, वेट लॉस, मेलियाज एंड वीकनेस एंड द डायग्नोसिस में नॉट बी सस्पेक्टेड। हमेशा याद रखें ओल्ड एज के अंदर इन्फेक्शन, जब भी ओल्ड एज का कोई पेशेंट डिलीरियम के साथ आपके पास आता है ना, तो इन्फेक्शन को, हाइपोग्लाइसीमिया को, इन्फेक्शन को हमेशा टॉप पे रखें। आपने ये नहीं कि मतलब आप ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप सोचे कि पता नहीं इसकी डिलीरियम की या इसकी कंफ्यूजन की क्या कॉज है। ओल्ड एज में मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फेक्शन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ठीक है ना। कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ओल्ड एज में कौन से होंगे? ऑफर एंटेरोकोकाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस गेलोलाइटिकस सब स्पीशी गेलोलाइटिकस फ्रॉम अ कॉलोनिक सोर्स। इसको जो है पहले स्ट्रेप्टोकोकस बोविस भी बोलते थे। ठीक है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑब्वियसली एज की वजह से इनमें ज्यादा होती है। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आपके जो विराइडेंट स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस माइटस और स्ट्रेप्टोकोकस सेंगियस, ये जो है आपके ओरल कैविटी के बैक्टीरियाज हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में इवन while chewing या ब्रशिंग योर टीथ उसके थ्रू भी एंटर हो सकते हैं। इसी वजह से कोई भी अगर डेंटल प्रोसीजर आप करा रहे हैं ना, तो उससे पहले कोई आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस अगर लेंगे तो इट इज नॉट हेल्पफुल, क्योंकि अब हम च्युइंगम चबाते हुए या वैसे ही च्यू करते हुए या हर वक्त अपने टीथ को ब्रश करते हुए हम क्या एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस लेंगे? हर बार एंटीबायोटिक लेके ब्रशिंग करेंगे? ऐसा नहीं होता। इसी वजह से
ये चीज आपको क्लियर हो कि कोई भी अगर डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अंदर भी जो है कि माउथ ओरल कैविटी से ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं जो कि नॉर्मली आपकी ओरल कैविटी में रहते हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस माइटस और स्ट्रेप्टोकोकस सैंगियस, ये जो माइटस और सैंगियस है यानी ये वाले जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं जो नॉर्मली आपके माउथ में रहते हैं, वो सिंपल टूथ ब्रशिंग से भी ब्लड में जा सकते हैं, बैक्टीरियमिया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी डेंटल प्रोसीजर से पहले आप अगर कोई एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस लेंगी तो वो आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी डेंटल प्रोसीजर से पहले इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस लेना अननेसेसरी है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट है। अदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? एंटेरोकोकस फिकालिस है, एंटेरोकोकस फैशियम है, स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बेबीज कहते थे। अच्छा, इससे भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू बनता है आपका। इसमें ये होता है कि वो इस तरीके का सिनेरियो दे देते हैं कि एक पेशेंट है और वो जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, और फिर जो है आपने जब ब्लड कल्चर्स किए उसमें आपको स्ट्रेप्टोकोकस बोवीस मिल गया, तो आप जो है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप उसको स्क्रीन करेंगे फॉर कोलोनिक सीए या इन्वेस्टिगेट करेंगे फॉर कोलोनिक कार्सिनोमा, ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस बोवीस आपके पास आ गया ना ब्लड कल्चर्स में एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, तो आपके जहन में सीए कोलॉन हमेशा आना चाहिए, यानी कि आपके पास बाउल की मेलिग्नेंसी हमेशा आनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपके ब्लड में ये थ्रू बाउल या यूरिनरी ट्रैक्ट एंटर हो सकते हैं। पेशेंट्स हु आर फाउंड टू हैव एंडोकार्डाइटिस कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस शुड अंडरगो कोलोनोस्कोपी, ठीक है। ये कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एमसीक्यू में इस तरीके से आ सकता है, तो आपने क्या करना है, कोलोनोस्कोपी करनी है। क्यों? क्योंकि दिस ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद लार्ज बाउल मेलिग्नेंसी। Staph aureus has now overtaken Streptococci as the most common cause of acute endocarditis. This I have explained to you. It originates from skin infection, abscesses, or vascular access sites such as intravenous and central lines, or from intravenous drug use. It is highly virulent and invasive, usually producing florid vegetations, rapid well destruction. अब जब acute कोई चीज अगर आती है आपके पास, उसके अंदर वो और वो भी इतने वायरलेंट ऑर्गेनिज्म से, तो आपके पास ये सारी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अदर कॉजेज ऑफ acute endocarditis include Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes, ठीक है। स्टाफ ओरियस हो गया, Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes. Post-operative endocarditis after cardiac surgery may affect native or prosthetic heart valves or other prosthetic material. और अगर आपने पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस है जो कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, तो उसके अंदर भी आपका प्रोस्थेटिक वेल्व मतलब आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोस्थेटिक मटेरियल जैसे कोई इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर वगैरह आपने लगाया हुआ है ना, तो उसमें भी एंडोकार्डाइटिस के चांस बढ़ सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आर कोआगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई। अब है तो वही स्टेफिलोकोकाई, कौन सा वाला है? कोआगुलेज नेगेटिव है, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है, अब देखिए यहाँ स्टेफिलोकोकस ओरियस था, लेकिन अब जो पोस्ट ऑपरेटिव जो है उसके अंदर फर्स्ट 2 मंथ्स में चांसेस स्टेप एपिडर्मिडिस के होते हैं। इससे भी एमसीक्यू आता है कि अगर कोई पेशेंट है अभी रिसेंट उसकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है, तो अब कौन सा कॉमन ऑर्गेनिज्म होगा? वो कौन सा होगा? स्टेफ एपिडर्मिडिस होगा, विच आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल स्किन फ्लोरा। वो नॉर्मली स्किन का फ्लोरा होते हैं, और जाहिर बात है उनको कोई भी सर्जरी होती है तो स्किन पे जो है आपकी कोई ब्रीच आता है, तो इनको चांस मिल जाता है कि ये एंटर होकर जो है एंडोकार्डाइटिस कर सके। तो इससे आपके ये भी एक एमसीक्यू है कि अगर इनिशियल 2 मंथ्स में स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, 2 महीने के बाद जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन का है अक्यूट एंड सब अक्यूट एंडोकार्डाइटिस का, वो फिर उनका सेम हो जाता है, लेकिन शुरू के 2 महीने में स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडिस के चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्ट करने के। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि देयर इज फ्रीक्वेंटली अ हिस्ट्री ऑफ वुंड इन्फेक्शन विद द सेम ऑर्गेनिज्म। कोगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस कॉज नेटिव knife valve endocarditis in approximately 5% of the cases, and this possibility should always be considered before they are dismissed as blood cultures contaminants. मतलब ये है कि नॉर्मली अगर आप ब्लड कल्चर्स करते हैं पेशेंट के, उसमें आपको स्टाफ एपिडर्मिडिस मिल जाता है, तो आप उसको इतना कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये नॉर्मल स्किन फ्लोरा भी है। तो हो सकता है आपने जिस तरीके से कल्चर्स लिए हैं पेशेंट के, वो उसी ड्यूरिंग कल्चर ही आपने सैंपल को कंटामिनेट कर दिया विद एपिडर्मिडिस, ठीक है।
लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट है नाइव एंडोकार्डाइटिस का, उनमें भी अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द केसेस में ये आपके जहन में हमेशा होना चाहिए कि ये कहीं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इसी की वजह से तो नहीं हो रहा, बनिस्बत इसके कि आप ये लेबल कर दें कल्चर रिपोर्ट को कि ये जो है कंटेमिनेट हुआ है आपकी सैम्पलिंग की वजह से, ठीक है। अनदर कोगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस staph legionensis causes a rapidly destructive acute endocarditis that is associated with previously normal valves and multiple emboli. ये कह रहे हैं आपके जो दूसरे coagulase negative staphylococcus या staph legionensis हैं, ये जो है आपके rapidly destruction करते हैं acute endocarditis में, और ये भी नॉर्मली जो आपके प्रीवियसली नॉर्मल वेल्व्स हैं उनके अंदर हो सकते हैं, और वेल्व जब भी इन्वॉल्व होगा तो आपके पास उसमें एम्बोलिक फिनोमेना आएगा। अब एम्बोलिक फिनोमेना क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो आपके बनते हैं ना वो इस तरीके से बनते हैं कि ये फिलाना फाइंडिंग जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ये इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना है या ये जो है एम्बोलिक फिनोमेना है, इनमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इन क्यू फीवर endocarditis due to Coxella burnetii, the patient often has a history of contact with farm animals। तो अब आप ये देखिए farm animals की कितनी इंपॉर्टेंस है। इवन आपका जो कॉन्गो के भी आप किसी पेशेंट में अगर सस्पेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एनिमल एक्सपोजर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस आती है। तो जो आपकी हिस्ट्री का एक एक पॉइंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट से होगा लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से आपकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है डायग्नोसिस बनाने में आपको बहुत हेल्प करती है। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका कांटेक्ट हुआ है विद फार्म एनिमल्स, उसके अंदर आप क्यू फीवर एंडोकार्डाइटिस सोच सकते हैं। और क्यू फीवर किसकी वजह से होता है? कॉक्सेला बार्नेटी की वजह से। अब आप उसमें एंडोकार्डाइटिस सोचेंगे क्यों? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट है, फीवर के साथ है, न्यू ऑनसेट मर्मर के साथ है, आपके जहन में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एक डिफरेंशियल आया, और फिर जो है आपने जब हिस्ट्री कंप्लीट ली तो आपने देखा कि उसका फार्म एनिमल्स के साथ कॉन्टेक्ट भी है, तो आप जो है क्यू फीवर जहन में रख सकते हैं। The aortic valve is usually affected when there may also be hepatitis। अब ये जो क्यू फीवर होता है ये थोड़ा डिसमिनेटेड टाइप का इन्फेक्शन होता है, वो सिर्फ हार्ट को अफेक्ट नहीं करता, लिवर की इन्फ्लेमेशन भी करता है, लंग्स की भी करता है, और पर्प्यूरस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी में भी रिक्वायर्ड, मतलब अगर क्यू फीवर के साथ पेशेंट एंडोकार्डाइटिस डेवलप कर ले तो आपको लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी उसमें देनी पड़ सकती है। In about 3 to 4% of the cases, endocarditis may be caused by gram-negative bacteria or so-called HACCP group। अच्छा, ये बड़ा वाइवा क्वेश्चन है, पूछते हैं HACCP ग्रुप किन वर्ड्स का एब्रीवेशन है। तो H आपका हीमोफाइलस के लिए है, A जो है आपके पास एग्रीगेटिव बैक्टर के लिए है, और इसको जो है पहले हम एक्टिनोमाइसिटम माइसोटेम कॉमिटांस भी बोलते थे, ठीक है ना। C इज फॉर कार्डियोबैक्टीरियम, और E इज फॉर इकिनेला, एंड K इज फॉर किंगेला, ठीक है। तो ये पूरे कंप्लीट नेम याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पहले पहले नेम ही याद हो वो भी काफी है कि हीमोफाइलस एंड एक्टिनोमाइसिस एंड कार्डियोबैक्टीरियम, एकिनेला, किंगेला, ठीक है। दीज आर स्लो ग्रोइंग, ये बहुत स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ये जो है ये भी ऑरोफेरेंजियल कमेंसल्स हैं, और ये ग्राम नेगेटिव है। आपने देखा स्टाफ और स्टाफ जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम नेगेटिव में आपके पास कौन कौन से आ गए? हैसेप ग्रुप आ गया। The diagnosis may be revealed only after prolonged culture and the organism may be resistant to penicillin। ब्रुसेला, अब जाहिर बात है पेनिसिलिन की कवरेज तो ज्यादा ग्राम पॉजिटिव की होती है, तो आप ग्राम नेगेटिव कवरेज तो पेनिसिलिन से नहीं देंगे ना, उसके अंदर तो आपको कोई अमाइनोग्लाइकोसाइड ऐड करनी पड़ेगी या कोई फ्लोरोक्विनोलोन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज इसलिए आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आएगा तो पेनिसिलिन आपके पास चॉइस नहीं होगी। Brucella endocarditis is associated with the history of contact with goats or cattle and often affect the aortic valve। क्यू फीवर भी ज्यादातर aortic valve को करता है, ये भी ज्यादातर aortic valve को करेगा। ब्रूसेलोसिस का आपने नाम सुना होगा, तो जो ब्रूसेलोसिस है उसके अंदर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस उसमें भी हो सकता है, और ब्रूसेलोसिस के अंदर भी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद गोट्स या कैटल, स्पेशली ब्रूसेलोसिस आप जो आप ऑक्यूपेशन हिस्ट्री के अंदर पूछते हैं ना, वो ऑक्यूपेशन भी आपके पास किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कोई भी बुचर होगा या शेफर्ड होगा, उसके अंदर आप अगर वो जॉन्डिस के साथ आपके पास आ रहा है तो उसके अंदर जो है आपने ब्रूसेलोसिस को सोचना है। तो यही सिमिलरली इस तरह की ब्रूसेलोसिस के पेशेंट के अंदर अगर एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो उसके अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी गोट्स या कैटल के साथ इंटरेक्शन की, या उसके ऑक्यूपेशन से आपको पता चल जाएगा। Yeast and fungi such as Candida and Aspergillus may attack previously normal या prostatic wells। तो आपके
मतलब बैक्टीरियल भी होते हैं, उसमें ग्राम पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, एटिपिकल हो गए। तो फंगस की वजह से भी जो है फंगल एंडोकार्डाइटिस भी होता है। उसमें दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कैंडाइडा है और एस्परजिलस है। अच्छा जी, कैंडाइडा की वजह से अगर एंडोकार्डाइटिस होगा तो आप जो है आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरिसिन होती है। अगर एस्परजिलस की वजह से होगा तो फिर वोरोक्विनाजोल होती है। ठीक है, ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट है। ओके, इसके अलावा ये वही नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल वेल्व पे भी हो सकते हैं, प्रोस्टैटिक वेल्व पे भी हो सकते हैं, इंट्रावेनस कैथेटर जो इंडवेलिंग कैथेटर्स होते हैं उनमें भी हो सकते हैं, एब्सिसेस, एम्बोलाई, ये जो है किसी भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ हो सकते हैं। और ज्यादातर ये है कि अगर फंगल एंडोकार्डाइटिस हो तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। और ज्यादातर फंगल जब क्योंकि फंगस को ना क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो पहले ही एंडोकार्डियम को इन्होंने इन्फेक्ट किया हुआ है, एंडोकार्डियम में ब्लड जाता नहीं, आपके जो एंटीबायोटिक है वो तो अपना जो मेंटेन करेंगे लेवल वो ब्लड के अंदर करेंगे, ठीक है ना। और ऊपर से फिब्रिन और प्लेटलेट्स ने उसको क्लॉट किया हुआ है, उसको मतलब एक शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब जो हार्ट की कैविटी के अंदर ब्लड है ना, उसके जरिए से एंटी फंगल उसको या एंटीबायोटिक पहुंच सकती है। और ना, और वो वैसे ही खुद एंडोकार्डियम में एवास्कुलर स्ट्रक्चर है तो उसको वहां से भी ब्लड के थ्रू एंटीबायोटिक या एंटीफंगल नहीं मिल सकती। इसी वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के साथ या एंटीफंगल्स के साथ काफी लंबी होती है। आपके पास प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देते हैं 4 से 6 हफ्ते तक, मतलब पूरे 1.5 महीने तक आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक पे रखना पड़ता है टू क्लियर द इन्फेक्शन। अच्छा जी, ये जो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का टेबल है। इसके अंदर जो पैथोजेंस का बताया हुआ है, स्टैफिलोकोकाई में आपका स्टाफ ओरियस है जो अक्यूट करता है। इसके अलावा कोआगुलेस नेगेटिव स्टाफ ओरियस है। स्ट्रेप्टोकोकाई में जो ओरल कमेंसल्स हैं वो हो गए। और इसके अलावा नॉन इंटेरोकोकल है, इंटेरोकोकस स्पीशीज है, हैसेड ग्रुप है, पॉलीमाइक्रोबाइल है, दूसरे बैक्टीरिया है, फंगाई है, और नेगेटिव ब्लड कल्चर्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर ये भी अगर देख ले वो, अगर आप उसके वो जो सारा थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं तो ये टेबल भी आपके लिए सिर्फ उसको एक रीडिंग दे दें। ठीक है, बाकी परसेंटेजेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल याद करने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फीवर के साथ आएगा पेशेंट, आपको एग्जामिनेशन पे जो है मर्मर मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बताइए कि आपके पास दो टाइप के एंडोकार्डाइटिस होते हैं। ठीक है ना, एक अक्यूट होता है, एक सब अक्यूट होता है। तो आपका जो सब अक्यूट है इसका ज्यादा इंसीडियंस ऑनसेट होगा, ये इतना अक्यूटली एकदम प्रेजेंट नहीं करता कि इनिशियली आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये एंडोकार्डाइटिस है, आपकी सस्पिशन भी नहीं हो सकती। देयर इज कंसिडरेबल ओवरलैप बिकॉज द क्लिनिकल पैटर्न इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली बाय द ऑर्गेनिज्म बट आल्सो बाय द साइट ऑफ इन्फेक्शन, prior antibiotic therapy and the presence of valve or shunt prosthesis। आपके बहुत सारे फैक्टर्स, किसी भी कोई भी पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, ये उन्होंने कुछ इसमें बताए हुए। द सब अक्यूट फॉर्म में अब्रप्टली डेवलप्ड अक्यूट लाइफ, और बाजू का पेशेंट सब अक्यूट के साथ प्रेजेंट करता है और उसके बाद अचानक से अक्यूट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। Okay, I'm running out of time actually because I think I have lost a subscription that was for 1 month, but I'll inshallah do it again. अच्छा, डायग्नोसिस जो है आप किस तरीके से करते हैं, तो सब अक्यूट है और अक्यूट है। और इसके अलावा जाहिर बात है जो अक्यूट एंडोकार्डाइटिस होगा तो उसके अंदर जो आपके सब अक्यूट वाले हैं वो उसके जो फाइंडिंग्स है वो एब्सेंट होंगी। क्या क्या फाइंडिंग्स होती है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारा जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका ये क्राइटेरिया इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए आपको आप आईडी से याद रखें, और जो रोमेटिक हार्ट डिजीज का है उसको जेआर से याद रखें कि रोमेटिक हार्ट डिजीज का जो है जॉन्स क्राइटेरिया है, और आईडी मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ड्यूक्स क्राइटेरिया है। मेजर क्राइटेरिया क्या है आपका, ब्लड कल्चर आपके पास पॉजिटिव आए, और इसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी पे आपको वेजिटेशंस मिले। तो ये आपके पास ये दोनों क्राइटेरिया आ गए, मतलब पेशेंट को फीवर था, आपको एग्जामिनेशन पे मरमर मिला, आपने पेशेंट के कल्चर्स भेजे, उसकी एकोकार्डियोग्राफी कराई, आपके पास कल्चर में जो है ऑर्गेनिज्म आ गया, और इसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी में आपको एमआर टीआर इस तरह का कोई मरमर मिल गया और या कोई वेजिटेशंस मिल गई, तो फिर आपने क्या कर दिया, पेशेंट को लेबल कर दिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। दिस इज मेजर
क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया जो है इसके 1 2 3 4 5 6 7 है। इन्होंने कहा है माइनर क्राइटेरिया में क्या होगा कि कोई कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी हो, या वो पेशेंट का कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे कोई ड्रग मिस यूज करता हो, या उसको फीवर हो, या कोई एम्बॉलिक फिनोमेना प्रेजेंट हो, या कोई वस्कुलाइटिक फिनोमेना प्रेजेंट हो। ब्लड कल्चर्स जो है सजेस्टिव हो जिसमें आपके पास कोई टिपिकल ऑर्गेनिज्म नहीं आए, मतलब ऐसा ब्लड कल्चर विच इज नॉट अचीविंग द मेजर क्राइटेरिया। और इकोकार्डियोग्राफी की ऐसी फाइंडिंग्स हो, मतलब कोई वेजिटेशन तो आपको ना मिले, या कोई प्रॉपर वेल्वुलर रिगर्जिटेशन तो ना मिले, लेकिन कोई और ऐसी नॉन स्पेसिफिक सी इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स आपको मिल रही है, तो ये फिर माइनर क्राइटेरिया में आएगा। तो आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं, या तो सिर्फ 2 आपके पास मेजर क्राइटेरिया हो, या फिर एक मेजर के साथ कोई से 3 माइनर क्राइटेरिया हो, या 5 माइनर क्राइटेरिया हो, तो फिर जो है आप इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लेबल करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जाहिर बात है आप सीबीसी लेंगे, सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी काउंट रेज मिल सकता है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है दैट इज ईएसआर आपने करा लिया, सीआरपी करा लिया, जो आप इन्फेक्शन को देखने के लिए करते हो, लेकिन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपने कल्चर्स कराने हैं और आपने इकोकार्डियोग्राफी करानी है, ठीक है। कल्चर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, यही ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। कल्चर लेने का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि 3 to 6 सेट्स ऑफ ब्लड कल्चर शुड बी टेकन। 3 से 6 सेट्स आप ब्लड कल्चर्स के लेते हो प्रायर टू कमेंसिंग थेरेपी एंड शुड नॉट वेट फॉर एपिसोड्स ऑफ पायरेक्सिया। वैसे नॉर्मली हम जब कल्चर लेते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जिस वक्त फीवर की स्पाइक हो, तो उस वक्त अगर आप कल्चर स्पेसिमेन लें तो आपको जो है ज्यादा उसके पॉजिटिविटी के या ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के चांसेस होते हैं। लेकिन जब आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सस्पेक्ट करें, तो उसके अंदर आपने एपिसोड ऑफ पायरेक्सिया के लिए वेट नहीं करना है। उसके अंदर आपने 6 सेट ऑफ ब्लड कल्चर्स लेने हैं, उससे पहले ही जब आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं। द फर्स्ट स्पेसिमेन विल डिटेक्ट बैक्टीरियमिया इन 90% ऑफ कल्चर पॉजिटिव केसेस। अ मेटिकुलस एसेप्टिक टेक्निक इज एसेंशियल, मतलब बड़ा आपने एसेप्टिक टेक्निक्स लेना है, वरना तो आप स्किन के ही ऑर्गेनिज्म से उसको कंटामिनेट कर देंगे, ठीक है ना। टेकिंग डिस्क्रीट सेट्स ऑफ ब्लड कल्चर्स फ्रॉम पेरिफेरल साइट्स एट इंटरवल्स ऑफ, और ये जो आप डिस्क्रीट सेट्स ऑफ कल्चर्स लेते हैं 3 से 6, ये आपने उनके दरमियान जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 आवर्स का अगर जो है गैप होगा, तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मिसडायग्नोसिस ड्यू टू कंटामिनेशन विद स्किन कमेंसल्स। आइसोलेशन ऑफ अ टिपिकल ऑर्गेनिज्म इज इन मोर देन वन कल्चर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ द डायग्नोसिस। इन सब कल्चर्स में से अगर एक कल्चर में भी आपको टिपिकल ऑर्गेनिज्म मिल गया ना, तो वो आपका क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका मेजर क्राइटेरिया के अंदर आएगा। लेकिन अगर नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो फिर वो किस में आएगा, माइनर क्राइटेरिया में आएगा। एंड इंटरवेलिंग लाइन शुड नॉट बी यूज्ड टू टेक कल्चर्स। पहले से ही आपने जो है पेशेंट को कोई कैन्यूला पास किया हुआ है और उसी से आप कल्चर का सैंपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको प्रॉपर सैंपलिंग का टेक्निक पता होनी चाहिए। और आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों जो है, आप जब कल्चर्स देते हैं ना, उसके अंदर 2 तरह की आपको बॉटल्स मिलती है, एक एरोबिक होती है और एक एनारोबिक होती है, तो आपको दोनों के अंदर सैंपल्स डाल के भिजवाने हैं। फिर उसके अलावा क्या है, इकोकार्डियोग्राफी दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको वेजिटेशंस मिलेंगी 2 to 4 mm की। अच्छा, बाज औकात क्या होता है कि आपको जो आप ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी कहते हो ना, थॉरिक्स के ऊपर रख के जो आप प्रॉब रख के जो देखते हो, उसको ट्रांसथोरेसिक कहते हैं। एक होता है टोई। टोई क्या है, ट्रांस एसोफेजियल के एसोफेगस के अंदर ले जाके प्रोब और फिर आप हार्ट को देखते हो। तो बाज औकात आपको वेजिटेशन ट्रांसथोरेसिक से नजर नहीं आती, तो आप उसको ट्रांस एसोफेजियल से जो है देखते हैं, जो बहुत छोटी वेजिटेशन होती हैं उनको। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर कोई पेशेंट है फीवर के साथ है, आप जो है कल्चर भी आपको टिपिकल मिल गया, लेकिन इकोकार्डियोग्राफी पे जो है आपको कोई प्रॉपर वेजिटेशन नहीं मिल रही, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो आप उसके अंदर एमसीक्यू में ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी को टिक कर सकते हैं। बाकी वही आपको ईसीजी में एवी ब्लॉक मिल सकता है, क्योंकि एओर्टिक रूट एब्सेस फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और ओकेजनल इंफाक्शन मिल सकता है ड्यू टू एम्बोलाई, जो सेप्टिक एम्बोलाई होंगे, तो वो तो हार्ट की भी, तो कोरोनरी आर्टरी को भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, तो आपको स्कीमिया मिल सकता है। बाकी वही ईएसआर, सीआरपी, और जो किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से आपको प्रोटीनूरिया मिलेगा, एंड नॉन विजिबल हेमेट्यूरिया, यानी कि आप यूरिन डीआर भी करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो नॉन स्पेसिफिक सी है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें ब्लड बेस लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन ब्लड कल्चर्स और इकोकार्डियोग्राफी आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट ऑब्वियसली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है।
सिर्फ फिजिशियन इसको नहीं देखेगा, बाज़ औक़ात आपको सर्जिकल कार्डियक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंक्रीज़ द चांस ऑफ सक्सेसफुल आउटकम। जब आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखेंगे तो पेशेंट को ट्रीट करने के, उसको डायग्नोज करने के आपके पास जो है ज़्यादा आउटकम आपका अच्छा होगा। एंड कोई भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको रिमूव करना चाहिए, जैसे कि अ टूथ विद एन एपिकल एब्सेस शुड बी एक्सट्रैक्टेड। अभी कोई ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम है तो आपने डेंटल कंसल्टेशन लेके वहां की एब्सेस दूर करवानी है। कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है ना, आपने ये बुकिश ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करना होता, आपने उसकी एक एक चीज को एग्जामिन करना है, आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और उसके बाद उसके बारे में जो है आपने डिसाइड करना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उसका इतना बड़ा वूंड है कि वो आप समझते हैं कि सिर्फ एंटीबायोटिक देने से कवर नहीं होगा, बल्कि इसको प्रॉपर वॉश की, ड्रेसिंग की जरूरत है, तो आपको सर्जन की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने उसकी ओरल कैविटी एग्जामिन की, आपको देखा कि ओरल कैविटी में कोई एब्सेस पड़ी हुई है, तो आपको मैक्सिलोफेशियल वालों की, आपको डेंटिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा माइक्रोबायम उसमें आ रहा है कि आपके नॉर्मल एंटीबायोटिक्स को, जो यूजुअल एंटीबायोटिक्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको आईडी स्पेशलिस्ट की, एक जो है इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। सिमिलरली अगर ऐसी इंडिकेशंस आ गई कि आपको पता चल गया कि ये इस वेल्व के इन्फेक्शन ने तो एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होना, तो फिर आपको सर्जन की भी जरूरत पड़ सकती है कि बाबा इस वेल्व को ही निकालो और रिप्लेस करो, ठीक है ना। तो और स्पेशली अगर, और सिमिलरली अगर कोई उसमें ब्लॉक्स वगैरह आ रहे हैं, तो आपने उसी तरीके से देखना है ट्यूबेंटिकल ब्लॉक को कि आपने कार्डिक कंसल्टेशन लेनी है और अकॉर्डिंगली जाना है, ठीक है ना। तो आपने हर एक चीज को देखना होता है, बुक की ट्रीटमेंट नहीं सोचनी होती कि बुक में तो एंटीबायोटिक्स लिखी है और आपने एंटीबायोटिक शुरू करा दी और बस ट्रीट हो गया पेशेंट। आपने उसकी हर एक चीज, अगर वो शॉक में है तो आपने उसका शॉक ट्रीट करना है, उसका पायरेक्सिया आपने ट्रीट करना है, उसको आपने पैरास्टामोल देना है कि उसका फीवर सबसाइड हो, आपने उसको कोल्ड स्पंजिंग करनी है। तो ये सारे आपके स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ गए एंटीबायोटिक थेरेपी, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि कल्चर्स आने में टाइम लगता है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप जो है कल्चर्स ले लें और जब तक आप पास कल्चर की रिपोर्ट ना आए आप पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट ही ना कराएं। तो ऐसा नहीं होता। एक जनरल अप्रोच जो है हम रखते हैं। जनरल अप्रोच में क्या होता है, ज्यादा बात आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली, अभी मुझे पता है कि पेशेंट का कोई पिछली उसकी कोई हार्ट की सर्जरी नहीं हुई, ये कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट नहीं है जो कि उसको हिस्ट्री से पता चल जाता है, तो मैं जो हूँ क्या करूंगी कि मैं उसको ब्लाइंड थेरेपी स्टार्ट कराऊंगी। ब्लाइंड में थेरेपी में मेरा क्या होगा कि मैं कहूंगी कि मैं इसको ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी दूं, ठीक है ना, और इसको एक ग्राम नेगेटिव कवरेज भी दूं। तो ग्राम पॉजिटिव कवरेज के लिए मैं क्या दूंगी, उसको पेनिसिलिन दूंगी, और अगर स्ट्रेप्टोकोकस में सोच रही हूँ तो फ्लूक्लोक्सासिलिन दूंगी, और ग्राम नेगेटिव कवरेज के लिए मैं इसको क्या दूंगी, जेंटामाइसिन दूंगी। अच्छा, अगर पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, वेंकोमाइसिन, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगी कि मैं इसको वेंकोमाइसिन जेंटामाइसिन के साथ दूंगी, तो वो मेरी ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी होगी और ग्राम नेगेटिव भी कवरेज होगी। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आपका ग्राम नेगेटिव का सस्पिशन ज्यादा है तो आप पेनिसिलिन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मीरोपेनम से, और फिर वहां पर आपकी क्या कॉम्बिनेशन होगी, मीरोपेनम विद वेंकोमाइसिन, ठीक है। वेंकोमाइसिन आपका ग्राम पॉजिटिव कवरेज देगा। ज्यादातर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टाफ ओरियस के लिए होता है, स्टाफिलोकोकल कवरेज आपको फ्लूक्लोक्सासिलिन और वेंकोमाइसिन से मिलती है, और मीरोपेनम आपकी ग्राम नेगेटिव कवरेज देगा। अच्छा, अगर जो है मुझे पता है कि पेशेंट का कोई प्रोस्टैटिक वेल्व है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब इसके अंदर मैंने जो उसको ब्लाइंड थेरेपी देनी है, मेरा पेनिसिलिन का इसमें काम नहीं आएगा, मैं इसको वेंकोमाइसिन दूंगी, जेंटामाइसिन दूंगी और राइफेम्पिसिन दूंगी। तो ये जो है ना, आपने जो थेरेपीज हैं ये ऑक्सफोर्ड में बड़ी अच्छी दी हुई है, ये आप वहां से पढ़ लें, यहाँ से भी रीडिंग दे दें, जो है हम एंटीबायोटिक पेशेंट के अंदर देते हैं। तो इसको अगर हम रीड कर लें तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म एंड द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोस्टैटिक वेल्व और पेनिसिलिन एलर्जी। अगर जो है प्रेजेंटेशन सब अक्यूट होगी तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुड आइडियली बी विदहेल्ड अंटिल द रिजल्ट्स ऑफ ब्लड कल्चर्स आर अवेलेबल। मतलब अगर तो अक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ है पेशेंट, फिर तो आप एम्पेरिकल थेरेपी दे दें, लेकिन अगर सब अक्यूट प्रेजेंटेशन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सैंपल्स ले लें ब्लड कल्चर्स के और वेट कर लें कि जब तक उसकी रिपोर्ट आए, और उसके बाद जो है आप एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कराएं। लेकिन यूजुअली दिस इज नॉट द केस, वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। However, if empirical antibiotic treatment is considered necessary, amoxicillin 2 gram IV 6 times daily should be considered with or without gentamicin. If the presentation is acute, empirical therapy should be started with vancomycin and gentamicin, क्योंकि acute के अंदर staph aureus होता है आपके पास, ठीक है ना, सब acute के अंदर जो है आपके पास विराइडेंस ग्रुप होता है।
ऑल राइट, एंड जेंटामाइसिन की डोज क्या है? 1 mg पर kg IV ट्वाइस डेली है। तो हम BD देंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज 60 kgs या 80 kgs, तो उसको उसी हिसाब से जो है हम जेंटामाइसिन देंगे। आइडियली हम जो है 8 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम जो है पेशेंट को देते हैं सिंगल डोज में, और जो है उसको BD देते हैं with dose adjustment based on antibiotic levels। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम लोग नहीं ड्रग लेवल्स कराते ना, एंटीबायोटिक के ड्रग लेवल्स के, उसका जो मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो होती है MIC जिसको बोलते हैं, वो जो है हमें पता हो, और उसी हिसाब से जो है हम उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखें और डोज को एडजस्ट करें। तो आइडियली इसी तरह से होना चाहिए कि हम MIC देखें पेशेंट का, ड्रग लेवल्स कराएं और उसी हिसाब से एंटीबायोटिक की डोज को एडजस्ट करें। द सेम regime is used in true penicillin allergy। अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है तो वी कम विथ वेंकोमाइसिन, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेशेंट्स विथ सस्पेक्टेड प्रोस्टैटिक वेल्व एंडोकार्डाइटिस, उसको किससे आपने ट्रीट करना है? तमाम ये वाली एंटीबायोटिक्स, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम उसमें क्या करेंगे, राइफेम्पिसिन ऐड करेंगे। डोज क्या है राइफेम्पिसिन की? 300 to 600 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। राइफेम्पिसिन और कहाँ पर यूज होती है ड्रग? एनीवन? राइफेम्पिसिन जो है आपकी ATT वन ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग भी है, ठीक है ना, आपकी लेप्रोसी की मेडिसिन में भी है। फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म, डिटर्मिनेशन ऑफ द मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन फॉर द ऑर्गेनिज्म हेल्प्स गाइड एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस। रिकमेंडेड regimes for some of the most common scenarios are shown in box 16.96। मैंने जो है ये वाला बॉक्स इसमें लगाया नहीं है, आपको यही वाली चीजें उन्होंने बॉक्स फॉर्म में लगा जो है मेंशन की हुई है डेविडसन में, तो वो आपने वहां से एक दफा देख लीजिएगा। More detailed information can be found 2012 British Society for Antimicrobial Chemotherapy guidelines, ठीक है। A 2-week treatment regime may be sufficient for fully sensitive strains of streptococci provided specific conditions are met, and cardiac surgery with debridement of infected material and valve replacement may be required in a substantial proportion of the patients, particularly those with Staph aureus and fungal infections, and antimicrobial therapy must be started before surgery। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि आपके वाइवा पॉइंट्स भी हैं, और इसके अलावा जो है आपके MCQs पॉइंट्स भी हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इंडिकेशंस क्या है सर्जरीज की इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। सर्जरी की इंडिकेशंस क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस की क्या गाइडलाइंस हैं कि आपने कब जो है प्रोफाइलेक्सिस देनी है किसी भी पेशेंट को अगर उसका कोई प्रोसीजर हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिस्क होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, वो ओरल टूथ ब्रश के जब आप ब्रश करते हैं टीथ को या फिर आप चू करते हैं, वो रिस्क उतना ही है जितना कि आप कोई डेंटल प्रोसीजर कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर केस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि किसी ने डेंटल प्रोसीजर कराना है तो उसने प्रोफाइलेक्सिस लेनी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसमें हमें प्रोफाइलेक्सिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देनी पड़ती है। एक चीज याद रखिए, कोई भी इससे आपके MCQs बनते हैं, ठीक है ना, कि डेंटल प्रोसीजर में आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी। कोई भी अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी है तो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी। और इसके अलावा जितने भी आपके जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक के प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि यूरोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स हैं या नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है, उसमें आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी। इसके अलावा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि ENT का कोई भी प्रोसीजर है या आप ब्रोंकोस्कोपी करा रहे हैं तो उसमें भी आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस नहीं देनी है। तो इससे आपके अलग अलग MCQs बनते हैं कि आप जो है एक पेशेंट है जो है उसको ब्रोंकोस्कोपी करानी है तो इसमें जो है आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस देंगे नहीं देंगे, तो इसी हिसाब से वो फिर इनको जो है मिक्स करके कुछ भी सिनेरियो बना के दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि डेविडसन में ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन जनरली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके जो गाइडलाइंस है नाइस वो कहीं कहीं पर जो है एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस को प्रमोट करती हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनाइटो यूरिनरी कोई इस तरह का प्रोसीजर है, जिसको एक ऐसा पेशेंट जिसको रिस्क है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, जैसे कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज वगैरह है, और इसके अलावा जैसे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्टेट्रिक कार्डियोमायोपैथी
लड़की है या जिसको पहले भी एंडोकार्डाइटिस हो चुका है, या उसका कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, या उसका प्रोस्टैटिक वेल्व है, या फिर जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो कि रिपेयर नहीं हुई है, ठीक है ना, जो अनरिपेयर्ड है, याद रखिए जो रिपेयर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है अगर उसमें कोई रेजिडुअल डिफेक्ट्स होंगे तो उसमें तो आप प्रोफाइलेक्सिस देंगे, लेकिन फुली रिपेयर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर नहीं देंगे। एक और चीज भी याद रखें कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और जो है जो आपके पास एक्वायर्ड वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस हैं या स्टेनोसिस हैं या रिगर्जिटेशन है, वो डिफरेंट है। मतलब अगर तो एक्वायर्ड कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, कोई स्टेनोसिस है या रिगर्जिटेशन है, तो उसमें तो आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस देंगे। लेकिन अगर कोई कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है, उसमें अगर आपने तो उसको रिपेयर कर दिया है, तो आप उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस नहीं देंगे, सिर्फ उस सूरत में देंगे अगर कोई रेजिडुअल डिफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर अनरिपेयर्ड है तो फिर आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस देंगे। सो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस हर पेशेंट के अंदर नहीं देनी होती, लेकिन अगर कोई भी पेशेंट रिस्क पे है तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास क्या क्या जाता है कि अगर पहले एंडोकार्डाइटिस हुआ हुआ पेशेंट को, या तो उसने कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज एक्वायर की हुई है इन द फॉर्म ऑफ स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन, या तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है, या तो फिर जो है प्रोस्टैटिक कार्डियक वेल्व है, या फिर अनरिपेयर्ड, ये चीज याद रखें, नॉट रिपेयर्ड, अनरिपेयर्ड कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। और अगर रिपेयर्ड है तो उसमें अगर कोई रेजिडुअल डिफेक्ट है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा जो है आपके पास कंप्लीटली रिपेयर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जिसके अंदर आपने प्रोस्टैटिक मटेरियल यूज किया है, तो वो उसमें उस पेशेंट में भी आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस देंगे। और लास्ट में ये कि कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन रेसिपिएंट्स जो होते हैं जिनको वैल्व एब्नॉर्मलिटीज डेवलप वो कर लें, तो उनमें भी आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस देनी है। और इसके अलावा आपकी जो गाइडलाइंस है वो ये भी कहती हैं कि कोई भी एपिसोड, अगर कोई भी पेशेंट है जिसको रिस्क है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का और उसमें कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, जैसे सोर थ्रोट हो गया, कोई जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, उसको आपने बहुत जल्दी से ट्रीट करना है। एक आम पॉपुलेशन की निस्बत उसको जल्दी से ट्रीट करना है क्योंकि इट कैन लीड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के रिस्क पर है और उसको कोई एंटीमाइक्रोबायल थेरेपी मिल रही है, क्योंकि उसको कोई ऐसा प्रोसीजर कराना है जिसमें जहां पर हमें पता है बेशक वो मतलब कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जेनेटो यूरिनरी प्रोसीजर है, लेकिन जिस साइट को हम मैन्युपुलेट करने वाले हैं और उसके अंदर हमें शक है कि वो एक इन्फेक्टेड साइट है, तो तब भी जो है आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस देनी चाहिए। नाउ वी कम टूवर्ड्स के आपकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं। कोई भी पेशेंट अगर होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, तो इंडिकेशंस क्या है सर्जरी की। उसमें बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर, जैसे कि अगर सिवियर वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस आ जाए, ठीक है ना, आपने इकोकार्डियोग्राफी कराई, उसके अंदर आपको जो है बहुत ज्यादा वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस मिल रही है, तो आपने सर्जिकल इंडिकेशन है। इसके अलावा इतना ज्यादा सिवियर किस्म का माइट्रल रिगर्जिटेशन आपको मिल रहा है कि पेशेंट पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर रहा है, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर रहा है, या फिर पेशेंट कार्डियक फेलियर डेवलप कर ले, और इसके अलावा अगर एओर्टिक एब्सिस, ये भी जो है ना आपके एमसीक्यूज पॉइंट्स होते हैं कि फॉलोइंग आर द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इट इज एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ना। तो आपको ये इसकी जो 10-12 इंडिकेशंस हैं वो याद होनी चाहिए, ताकि फिर जो है आप उसको सही प्रॉपरली टिक कर सकें। तो मैंने आपको जो बताया कि अगर बहुत ज्यादा वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस हो, और वो वेल्वुलर इनकॉम्पिटेंस या रिगर्जिटेशन आपके पास पल्मोनरी एडिमा कर रही हो या पल्मोनरी हाइपरटेंशन कर रही हो, या इन टर्म या ज्यादा पल्मोनरी एडिमा का मतलब क्या है कि कार्डियक फेलियर का पेशेंट हो। इसके अलावा अगर एओर्टिक साइट पे एब्सिस बन जाए, ठीक है जी। और अच्छा, ये एओर्टिक एब्सिस आपको पता कैसे चलती है, कोई भी अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, एओर्टिक एब्सिस उसमें कैसे पता चलेगी, उसमें क्या होता है कि आपका पीआर इंटरवल जो है, जो आप ईसीजी करते हैं उसके अंदर पीआर इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा वो इन्फेक्शंस जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, जैसे
जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन बजाते खुद भी इंडिकेशन होती है सर्जरी की, या फिर आपको मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मिल जाए जैसे कि कॉक्सिला हो या ब्रुसेला हो या सुडोमोनास ओरिजिनोसा हो या फिर जो है वेंकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट इंटेरोकोलाई हो। इसके अलावा आपने ये भी सर्जिकल इंडिकेशन है कि आपने एंटीबायोटिक थेरेपी दी, आपने 4 to 6 वीक्स के लिए दे दी, फिर भी आप देख रहे हैं पेशेंट का मुसलसल बैक्टीरिया आ रहा है, तो तब भी आप क्या करेंगे, उसको सर्जिकली मैनिपुलेट करेंगे। उसके अलावा जो है अगर वेल्व को छोड़ के जो इन्फेक्शन है वो हार्ट में और जगहों पे भी फैलने लग जाए, या फिर आप जो है एंटीबायोटिक थेरेपी आपने पेशेंट को दी है लेकिन क्या हो रहा है, रिकरेंट एम्बोलाइज हो रहे हैं। अच्छा, ये मैंने चीज आपको पहले भी बताई थी कि जो आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो पेशेंट है उसके अंदर एम्बोलिक फिनोमेनास भी होते हैं और दूसरे इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेनास होते हैं। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स एम्बोलिक फिनोमेना में आते हैं और कौन कौन से पॉइंट जो है इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना में आते हैं। जब भी कोई पेशेंट है, आई एम सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन टू पुट द पिक्चर दैट इज ऑन पेज नंबर 465 ऑफ डेविडसन। उसमें जो है कि ये कि हम एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के जो पेशेंट को किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, तो वो एग्जामिनेशन आपकी हैंड से ही शुरू हो जाती है। तो ये जो है ना सारा आपने ये डायग्राम भी देखनी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जब भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट होगा उसके अंदर आपने फंडोस्कोपी लाजमी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपको उसमें रोथ स्पॉट्स मिलेंगे फंडाई के ऊपर, ठीक है। दो ये रेयर है, लेस देन 5% है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। उसके अलावा आपके पास जो सिस्टेमिक एम्बोलाई है उसकी वजह से नेल फोल्ड इन्फार्क्ट हो सकते हैं। और आपको क्या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में नेल्स में क्या मिलेगा, आपको क्लबिंग मिल सकती है, आपको स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल सकते हैं, और हैंड्स पर ही आपको ऑसलर्स नोड मिल सकते हैं, जेनवे लेजन्स मिल सकते हैं। और आप क्या करेंगे उसमें, जब आप हैंड की आपने एग्जामिनेशन कर ली, आप आगे जा रहे हैं, तो उसमें जो है आपने ब्लड प्रेशर पेशेंट का चेक किया, आपने सीएनएस साइंस चेक किए कि कोई खुदा न खासा स्ट्रोक के साथ तो नहीं है पेशेंट ना, क्योंकि ये वेजिटेशन तो अगर लेफ्ट साइड पर है तो ये तो ब्रेन में, किडनी में, आपके जीआईटी में, हर जगह पर ये अगर वेजिटेशन टूट के आगे चलेगी तो एम्बोलिक फिनोमिना होगा, ठीक है। तो पेशेंट सिंपल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट आप पर स्ट्रोक के साथ आ सकता है। इसीलिए स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर भी प्रॉपर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, कॉज ऑफ स्ट्रोक देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको जो है पेटेचियल हेमरेजेस मिल सकती है म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी, और इसके अलावा जो है आप जो फंडोस्कोपी करते हैं उसमें भी आपको पेटेचियल हेमरेजेस मिल सकती हैं। ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको अगर पुअर डेंटिशन है, पुअर ओरल हाइजीन है, वो जो है आपको एक रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट का जो है ये अगर फीवर है तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। जब आप हार्ट पर आते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, तो आपको मरमर मिल सकता है, आपको लंग्स के ऑस्कल्टेशन पे कोई पल्मोनरी एडिमा के साइंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। किडनीज में आपको क्या मिलेगा, पेशेंट की कंप्लेन भी हो सकती है हेमेट्यूरिया की, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करता है जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल फेनोमेना है। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, अगर से फॉर एग्जांपल अगर एम्बोलिज्म किसी पैरिफेरल लोअर लिम अपर या अपर लिम की किसी वेसल में हो जाए तो आपको क्या होगा, लॉस ऑफ पल्सेस भी मिल सकता है। तो ये जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अपना लॉन्ग केस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का था और वो आईवी ड्रग अब्यूजर था। तो उसके ये था कि जब आप इस तरह के पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं तो पूरी कुटेनियस एग्जामिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके अंदर आपके कोई भी अगर आईवी ड्रग अब्यूजर है तो आपको इंजेक्शन साइट्स भी मिल जाती हैं, ठीक है ना, जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स होता है। ऑल राइट, इसके अंदर आई थिंक इट्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आपको ये वाली सारी चीजें इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। नाउ आयशा प्लीज रीड दिस सिनेरियो एंड ट्राई टू आंसर दिस, आई विल हेल्प यू। Yes, ma'am. A 42-year-old male presented to emergency department with complaints of persistent fever, chills, and fatigue over few weeks. He has a history of dental procedure recently. On examination, there is a murmur. What is likely diagnosis? How will you investigate? How will you treat? So what is the likely diagnosis? Ma'am, infective endocarditis. Exactly. What are the clues? कैसे पता चला आपको कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है? मैम एक persistent fever से, एक मरमर से
और एक जो डेंटल हिस्ट्री है प्रोसीजर। ठीक है, गुड। मतलब वो ये जो आपका पॉइंट है ना कि फीवर विद मरमर इज इन्फेक्टिव यस एंडोकार्डाइटिस अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। मैम। ये तो बात होगी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अच्छा, उसके अलावा आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे पेशेंट को? इस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे? मैम इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी में ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज होंगे। बिल्कुल। और यस मैम। और मैम एग्जामिनेशन इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, उसमें सीबीसी के वर्जुलर साथ लीजन ब्लड टेस्ट मिलेंगे। एक दफा कंप्लीट कर लेना, सीबीसी के साथ ईएसआर, ठीक है ना। आपके यस मैम। एक्यूट फेज रिएक्टेंट है ईएसआर और सीआरपी, वो आपको रेज मिल सकता है। और क्या कराएंगी आप? और मैम इसमें क्राइटेरियाज देखेंगे, इसमें मेजर और माइनर क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, इसमें फिर ब्लड कल्चर पे पता चलेगा, उसमें ठीक है, ब्लड एटिपिकल और कल्चर्स आप एटिपिकल कराएंगे। ऑर्गेनिजम्स और अकॉर्डिंग। यस मैम। और क्या और मैम इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है? मैम और इकोकार्डियोग्राफी एग्जैक्टली। कराएंगे उसमें अगर। यस अच्छा, इकोकार्डियोग्राफी कौन सी कराएंगे? ट्रांस थोरेसिक कराएंगे या ट्रांस एसोफेजियल कराएंगे? मैम, अगर स्मॉल वेजिटेशन है तो ट्रांस एसोफेजियल हाँ, इकोकार्डियोग्राफी। मतलब आप ऐसे तो ट्रांस थोरेसिक कराएंगे, लेकिन अगर आपकी सस्पिशन यस ज्यादा है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है और आपको ट्रांस थोरेसिक पे नहीं मिल रहा, तो फिर यू कैन यस प्रोसीड फॉर ट्रांस एसोफेजियल। अच्छा, ईसीजी, ईसीजी कराएंगे इस पेशेंट में? यस मैम। हाँ, ईसीजी का अभी भी मैंने एक पॉइंट बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है। पीआर। यस अगर एओर्टिक मैम। रूट एक्सेस होगा तो तो पीआर इंटरवल हाँ, आपको में एवी वो ब्लॉक की फाइंडिंग्स तरह मिलेंगी। पेशेंट प्रेजेंट करेगा। यस मैम। और इसके अलावा, अच्छा, अगर एम्बोलिक फिनोमेना के साथ हो तो ईसीजी पे आपको और क्या मिल सकता है? एम्बोलाए हो अगर, ठीक है ना, यस ऑब्स्ट्रक्शन मैम। हो रही है, अगर कोरोनरी वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन यस हो मैम। रही है, इसका जो एम्बोलिस था हार्ट का, यस हमने देखा ना मैम। एओर्टा से तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरीज ही निकलती हैं, तो अगर वो वेजिटेशन वहां से टूट के कोरोनरी आर्टरी में फंस गई तो क्या हो सकता है ईसीजी एम में? आई के एग्जैक्टली, एम आई के इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आपको मिल सकता है ईसीजी में। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें मुझे बता दें आप, जिससे आपको ये भी पता चले, एकोकार्डियोग्राफी पे भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है कार्डियक फेलियर के लिए? ईसीजी मैम के अलावा? ईसीजी एंजाइम। जी, मैम एंजाइम। कार्डियक एग्जाम तो आप एमआई के लिए देखते हैं ना, और चेस्ट एक्सरे यस मैम। इंपॉर्टेंट है ना, यस मैम। ठीक है ना। तो और आप जब बेस लाइन की बात करते हैं, बेस लाइन में तो आप सारे इन्वेस्टिगेशन जब आप पेपर अपना सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर तो आपने सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, यूरिया क्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर, ये सारे कराने हैं। स्क्रीनिंग हम करा देते हैं पेशेंट की, एचबीएसएजी, एनटीएचसीवी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है यूरिन डीआर, हमें उसमें प्रोटीन यूरिया मिल सकता है इन पेशेंट्स के अंदर ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, हमें यूरिया मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस में जो है ब्लड कल्चर्स, आपका एकोकार्डियोग्राफी, और इसके अलावा ईसीजी। ये एकोकार्डियोग्राफी, ब्लड कल्चर्स वो है, और ट्रीटमेंट और कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस हम करते हैं, तो उसमें चेस्ट एक्सरे और ईसीजी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। अच्छा, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? मैम इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर टिपिकल एग्जैक्टली। ऑर्गेनिज्म है तो। यस मैम। टिपिकल ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए आपके ख्याल में इस पेशेंट में पेन। टिपिकल ऑर्गेनिज्म आएगा कि एक दूसरा आएगा? आपके ख्याल में इस सिनेरियो में एक पेशेंट है, उसको यस कोई प्रीवियस जो है कोई हिस्ट्री नहीं है, प्रोस्टैटिक वाल्व नहीं है उसका, कोई ऐसी सर्जरी की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक डेंटल प्रोसीजर उसका हुआ है, और जो है अब वो परसिस्टेंट फीवर, चिल्स और फटीग के साथ आपके पास आया है ना, तो यस मैम। मैम आपके ख्याल में ये क्या टिपिकल। है? हाँ। मैम टिपिकल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें जो है ना, ये एक चीज आप डिसाइड कर लें कि ये आपका अक्यूट है या सब अक्यूट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसी में आपको ऑर्गेनिज्म पता चल जाएगा ना। अक्यूट का स्टैफ ओरियस है, सब अक्यूट का जो है यस वेराइडेंस ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर तो यस ऐसे सिनेरियो में तो इतना क्लियर कट वो नहीं है, लेकिन अक्सर जब सब अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है ना, तो उसके अंदर आपको बाकी साइंस जैसे कि ऑसलर्स नोड, चैनवे लेजन्स और ये वाली चीजें भी मिलती हैं। लेकिन अक्यूट के अंदर फीवर के साथ मरमर और पेशेंट ज्यादा टॉक्सिक होगा, तो फिर उसमें आपके जहन में स्टैफ ओरियस आना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है सब अक्यूट प्रेजेंटेशन है, तो फिर आपके पास विराइडेंस ग्रुप आना चाहिए, ठीक है जी। हाउ यस विल यू ट्रीट, ठीक है, वो हो गया। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के अलावा और कुछ देंगे पेशेंट को? फीवर भी है, यस मैम। क्या मैम देंगे? एंटीपायरेटिक है। एग्जैक्टली, एंटीपायरेटिक्स भी आप देंगे, यस ठीक है जी।
और क्या Yes. हो सकता है, और हमने उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होती है प्रॉपर्ली। ईसीजी में अगर कोई चेंजेस आ रही है, कोई खुदा न खासा एमआई आ रहा है, तो फिर वो आपकी वो सारी ट्रीटमेंट होगी। अगर पेशेंट का कार्डियक फेलियर आ रहा है, तो फिर आपको फ्यूरोसमाइड और इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपने जो है एक एक एस्पेक्ट को, जो आपको सिनेरियो दिया होता है, आपने उसकी सारी चीजों को देखकर उसी तरीके से उसको एड्रेस करना है। ठीक है जी। Yes. बस आज जो है हम इसी को एंड करते हैं इंशाल्लाह। ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी आप लोग अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छी बात है।